हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैक्स एसेट। मैं हूं सीए नितिन और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनालिसिस ऑफ बजट 22 जो कि 1 फरवरी 2022 को अनाउंस हो चुका है। अगर इस बजट को एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आम आदमी के लिए ये बजट टैक्स न्यूट्रल रहा है। बिकॉज आम आदमी के लिए इस बजट में ना कोई नई डिडक्शन, ना कोई एग्जेम्पशन, ना कोई जो एग्जिस्टिंग जो डिडक्शन या एग्जेम्पशन थी, ना कोई उनकी लिमिट इंक्रीज हुई है, ना उनके ऊपर कोई नया टैक्स लागू किया है। इसके लिए दोस्तों आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बजट है वो एक टैक्स न्यूट्रल रहा है। बट अगर ओवरऑल इस बजट की बात करें तो ये जो बजट है उसे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है उन्होंने इसे काफी अच्छी रेटिंग दी गई है। बिकॉज गवर्नमेंट का जो फोकस है वो फोकस है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 वो कंपेयर टू लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 35% से बढ़ाया हुआ है। आने वाले ईयर में गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 7,50,000 करोड़। ये यूनियन बजट की जो थीम थी वो थी अमृत काल। आने वाले 25 इयर्स तक गवर्नमेंट किस चीजों पे फोकस करेगी ये गवर्नमेंट ने इस बजट में अनाउंस किया है। जो फर्स्ट एरिया रहेगा वो रहेगा इंक्लूसिव ग्रोथ, सेकंड रहेगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और थर्ड रहेगा इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन तीन चीजों पे गवर्नमेंट मेनली फोकस करेगी आने वाले 25 सालों में, जिसे गवर्नमेंट ने अमृत काल बोला हुआ है। गवर्नमेंट का ये जो बजट था जो आने वाला 22-23 ईयर है उसके लिए 4 प्रायोरिटीज रहेंगे। वो ऐसी कौन सी 4 प्रायोरिटीज रहेंगे दोस्तों आइए वीडियो में हम समझ लेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने काफी सारे जो सेक्टर्स है उन्हें अलोकेशंस किया है, बजट अलोकेशंस। तो हम मेजरली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये जो सेक्टर्स है उसको हम अपने ये वीडियो में कवर करेंगे। और उसी के साथ हम देखेंगे जो कि टैक्स के प्रपोजल है, जैसे कि पर्सनल टैक्स में क्या चेंजेस हुए, कॉर्पोरेट टैक्स में क्या चेंजेस हुए और जीएसटी में क्या चेंजेस हुए। सो दोस्तों आइए इस वीडियो में ये बजट का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे दिए गए रेड बटन सब्सक्राइब पे टिक कर लेना, बेल आइकन को सिलेक्ट ऑल कर लेना और उस पर क्लिक कर देना, सो दैट आने वाली जो वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि हमने देखा कि ये बजट का जो मेन थीम थी वो थी अमृत काल। आने वाले 25 इयर्स में गवर्नमेंट फोकस करेंगी तीन चीज़ों पे। वो होगा फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी एनेबल डेवलपमेंट एंड पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो ये तीन चीज़ों पे गवर्नमेंट फोकस करेगी आने वाले 25 साल में। यूनियन बजट था ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, जो ये यूनियन बजट था इसके 4 प्रायोरिटीज़ रहेंगे। फर्स्ट है पीएम गति शक्ति, देन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, थर्ड होगा प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड कैपिटल एक्शन, और फोर्थ रहेगा फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ये 4 जो प्रायोरिटीज है इसमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 में गवर्नमेंट प्रायोरिटी से फोकस करेगी। सो अब देखते हैं दोस्तों सेक्टरल वाइज अनाउंसमेंट। हर एक सेक्टर में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अलोकेशंस किए, बट हम अपने इस प्रेजेंटेशन में या हम इस वीडियो में कवर करेंगे ओनली मेजर 4 सेक्टर्स। जो फर्स्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। सो पीएम गति शक्ति के जो मेन इंजिन्स होंगे वो होंगे रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो की पिलर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर के, इसके ऊपर मेनली गवर्नमेंट फोकस करेगी। आने वाले 3 सालों में गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 100 कार्गो टर्मिनल्स गवर्नमेंट डेवलप करेगी। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में गवर्नमेंट 25,000 किलोमीटर्स के हाईवेज कंप्लीट करेगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया इनिशियली में, गवर्नमेंट ने जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है कंपेयर टू लास्ट ईयर 35% से बढ़ाया हुआ है, जो कि आने वाले 22-23 में गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 7.5 लाख करोड़। उसके अलावा सेकंड हम कवर करेंगे डिफेंस। सो डिफेंस के लिए जो गवर्नमेंट ने बजट टारगेट किया है वो है 3.8 लाख करोड़। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट होता है उसमें 65% रिजर्व किया है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। गवर्नमेंट जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उन्हें डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट के लिए प्रमोट करेगी। जैसे जो गवर्नमेंट की थीम है मेक इन इंडिया, उसे प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ये सारे कर रही है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में 5G स्पेक्ट्रम के जो ऑक्शन होंगे वो होंगे 22-23 में।
उसके अलावा आरबीआई इंट्रोड्यूस करेगी डिजिटल रूपी, डिजिटल करेंसी मतलब डिजिटल रूपी आरबीआई इंट्रोड्यूस करेगी। आने वाला ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में गवर्नमेंट ई पासपोर्ट भी रोल आउट करेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट कंसिडरिंग द करंट इम्पैक्ट ऑफ कोविड उसके वजह से जो काफ़ी सारा स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, उसके लिए गवर्नमेंट नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम अनाउंस करेगी, जिसमें इंक्लूड होंगे 23 टेलीमेंटल हेल्थ केयर ऑफ एक्सेलेंस। उसके अलावा जो आंगनवाड़ीज़ है उन्हें अपग्रेड करके गवर्नमेंट सक्षम आंगनवाड़ीज़ बनाएगी। हर घर नल से जल, इस योजना के तहत गवर्नमेंट 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करेगी। तो ये तो दोस्तों की सेक्टर वाइज अनाउंसमेंट थी। अब हम देखेंगे पर्सनल टैक्स, देन कॉर्पोरेट टैक्स एंड जीएसटी में जो सारे बदलाव किए गए हम एक 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो पहले जाते हैं पर्सनल टैक्स की तरफ। फर्स्ट टैक्स प्रपोजल हम देखेंगे वो है अपडेटेड रिटर्न। ये जो अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन है वो सभी असेसिस को एप्लीकेबल होगा। अपडेटेड रिटर्न ये नया प्रोविजन इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर 22-23 से इंक्लूड होगा, जिसके तहत आप जो आपका टैक्स रिटर्न फाइल करते हो उस टैक्स रिटर्न को विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर आप अपडेट कर सकते हैं। अगर सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 है तो 2021 का जो असेसमेंट ईयर होता है फ्रेंड्स वो होता है 21-22। पहले समझ लेते हैं फाइनेंशियल ईयर मतलब वो ईयर जिस ईयर का आप रिटर्न फाइल करते हो। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 इज अ फाइनेंशियल ईयर जिसका हम रिटर्न फाइल करते हैं नेक्स्ट ईयर में जो होता है फाइनेंशियल ईयर 21-22। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 का असेसमेंट ईयर होता है 21-22। अभी अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो रिटर्न फाइल किया अगर उसे आप अपडेट करना चाहते हो, सपोज आपकी कुछ इनकम आप दिखाना भूल गए, अगर उसे आप रिटर्न को अपडेट करना चाहते हो तो आप अपडेट कर सकते हो 2 ईयर्स फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 जो कि है टाइमलाइन 31 मार्च 2024। सो 31 मार्च 2024 तक आप आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो रिटर्न आपने फाइल किया है उस रिटर्न को आप अपडेट कर सकते हो। अभी ये रिटर्न आप कब अपडेट कर सकते हो, तो गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है कि ये रिटर्न आप तभी अपडेट कर सकते हो जब आपको एडिशनल इनकम डिस्क्लोज करना होगा। तो अगर आपको सपोज आपका इनकम जो आपने ऑलरेडी फाइल किया है उसे आपको घटाना है या आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करनी है तो आप आपका रिटर्न है उसे अपडेट नहीं कर सकते। आपका रिटर्न आप तभी अपडेट कर सकते हैं जब आपको एडिशनल इनकम और एडिशनल टैक्स पे करना है। अब अगर आपको सपोज आप अपडेट रिटर्न फाइल करते हो तो उसके साथ आपको एडिशनल टैक्स भी भरना होगा। तो एडिशनल टैक्स क्या भरना होगा, तो जो भी आपका एडिशनल इनकम है उसके ऊपर जो भी आपका एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट आपका होगा उसका एडिशनल 25% टैक्स आपको भरना होगा अगर आप टैक्स रिटर्न 12 मंथ्स के अंदर अपडेट करते हो। अगर आप 12 मंथ्स के बाद बट 24 मंथ्स के पहले अपडेट करते हो तो आपको जो भी आपका एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी होगा बिकॉज ऑफ एडिशनल इनकम उसका 50% एक्स्ट्रा टैक्स आपको भरना होगा। कुछ ऐसे भी सिनेरियोज हैं जहाँ पे आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर सपोज सर्च हुआ है या सीजर हुआ है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपने एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो आप दोबारा अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको नोटिस आ चुकी है रीअसेसमेंट की तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो ये सिनेरियो 3 सिनेरियो में दोस्तों आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सपोज मानो आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो क्या आप रिटर्न अभी विद इन 2 ईयर्स अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको ओरिजिनल जो भी रिटर्न होगा वो आपको विथ टैक्स इंटरेस्ट और जो भी पेनल्टी है उसके साथ आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उस रिटर्न को अपडेट कर सकते हो। मतलब जब आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हो तभी आप उस रिटर्न को अपडेट कर सकते हो। सेकेंड टैक्स प्रपोजल है टैक्स रिलीफ फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी। सेक्शन 80 डी में दोस्तों ये अमेंडमेंट हुआ है। सेक्शन 80 डी में प्रेजेंटली अगर आप कोई एक्सपेंडिचर आपके डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन के लिए करते तो आपको अगर उनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा बट 80% से कम है तो आपको 75,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलता है। अगर डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है। इसमें 2 तरह के एक्सपेंसेस के डिडक्शन मिलता है, एक एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन और सेकेंड होता है अगर आप कोई LIC या अदर इंश्योरेंस कंपनी को फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड आप कुछ पेमेंट करते हो
तो आपको उसका डिडक्शन मिलता है। बट दोस्तों इस जब भी आप ये LIC या अदर इंश्योरेंस कंपनीज को जब आप पे आउट करते हो और इनके पास से जब भी कोई लमसम अमाउंट या एन्युइटी आपको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ सब्सक्राइबर, मतलब जो पेरेंट्स या गार्डियंस होते हैं जो इनका पेमेंट करते हैं, तो उनके लाइफ टाइम में अगर ये कोई लमसम अमाउंट या एन्युइटी मिलती है तो दोस्तों ये टैक्सेबल होती है। दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी ये इसमें एक अमेंडमेंट किया है और गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि ये जो लमसम अमाउंट या एन्युइटी आपको मिलेगी, ये एन्युइटी एग्जेम्प्ट होगी अगर जो भी पेरेंट्स या सब्सक्राइबर है वो 60 ईयर्स प्लस उनका एज हो जाता है। तो अगर पेरेंट्स या गार्डियंस जो भी सब्सक्राइबर है इस LIC या अदर इंश्योरेंस कंपनी को, अगर उनका एज 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में अगर ये एन्युइटी या लमसम अमाउंट मिलता है तो दोस्तों वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। थर्ड प्रपोजल है अमाउंट रिसीव्ड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। प्रेजेंटली जो कोविड की पैंडेमिक सिचुएशंस है उसकी वजह से अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है या रिलेटिव्स हैं वो जब भी कोविड से अफेक्ट हो जाते हैं तो काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स या एम्प्लॉयर्स उस एम्प्लॉय या फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करते हैं टुवर्ड्स मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ कोविड। प्रेजेंटली अंडर इनकम टैक्स एक्ट इसके ऊपर काफ़ी सारी एम्बिग्यूटी है, बिकॉज जो भी हेल्प उन्हें एम्प्लॉयर या फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव या फ्रेंड से मिलती है वो अंडर इनकम टैक्स अंडर वेरियस प्रोविजन उसे टैक्स किया जाता है। अगर आपको कोई भी हेल्प एम्प्लॉयर से मिलती है तो एज अ परक्विजिट वो टैक्स होती है। अगर आपको कोई भी हेल्प आपके रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स दोस्तों से आपको मिलती है तो एज अ गिफ्ट करके उसे टैक्स किया जाएगा। सो दोस्तों इस पे क्लैरिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है कि कोई भी हेल्प टुवर्ड कोविड एक्सपेंडिचर आपको आपके एम्प्लॉयर या एनी फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव से अगर आपको मिलती है तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा। दोस्तों अब देखते हैं फोर्थ प्रपोजल। फोर्थ प्रपोजल ये है वन टाइम एक्स ग्रेशिया लमसम कोविड रिलीफ पेमेंट। सो दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर सपोज एम्प्लॉय की बिकॉज ऑफ कोविड-19 डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉयर का एज अ वन टाइम एक्स ग्रेशिया मतलब एक वन टाइम लमसम पेमेंट एम्प्लॉयर्स को या एम्प्लॉय की जो भी फैमिलीज है उनको कर देती है। तो इसमें दोस्तों एक एम्बिग्यूटी थी कि क्या ये जो एम्प्लॉयर से जो एम्प्लॉय को एक लमसम अमाउंट मिलती है एक्स ग्रेशिया ये टैक्सेबल होगी। तो 2021 में ही गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक सर्कुलर लेके आए थे और उन्होंने ये एक्स ग्रेशिया पेमेंट एग्जेम्प्ट कर दिया था, बट उसका कोई भी इम्पैक्ट कोई भी इफेक्ट उन्होंने इनकम टैक्स के जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट नहीं लाई थी। तो दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट ने ये अभी अमेंडमेंट इनकम टैक्स में इनकॉर्पोरेट की गई है कि अगर आपको या फैमिली मेम्बर्स जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर से कोई भी अमाउंट मिलती है एज अ एक्स ग्रेशिया तो वो अमाउंट विदाउट एनी लिमिट एग्जेम्प्ट रहेगी। अगर वही अमाउंट अगर किसी अदर पर्सन से मिलती है तो दोस्तों उसके लिए थ्रेशोल्ड है 10 लाख, मतलब 10 लाख रुपीस तक अमाउंट अगर कोई अदर पर्सन से अदर देन एम्प्लॉयर से अगर मिलती है तो 10 लाख तक दोस्तों टैक्स एग्जेम्प्ट होगी। अगर 10 लाख के ऊपर की जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा। जो फिफ्थ प्रपोजल है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ सरचार्ज फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी इसमें अर्लियर अब तक जो हो रहा था अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी शेयर्स इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स तो ही दोस्तों आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल होगा उसका जो आप सरचार्ज पे करते वो था 15%, मैक्सिमम सरचार्ज था 15%। बाकी सारा जो लॉन्ग टर्म है अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है फ्रॉम अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अब बॉन्ड्स एनसीडीज ऐसे जो भी अदर सिक्योरिटीज अगर आप बेचते हो और उससे ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स है उसके ऊपर आप जो सरचार्ज पे करते हो वो सरचार्ज स्लैब वाइज आपको पे करना पड़ता था। मतलब अगर आपका सपोज 2 CR से ऊपर अगर आपका कैपिटल गेन हो जाता है तो दोस्तों आपको जो सरचार्ज है वो 25% देन 37% ऐसे परसेंटेज वाइज मतलब जो मैक्सिमम सरचार्ज आपको पे करना पड़ता था वो था 37%। सो गवर्नमेंट ने इसे अभी रिड्यूस करके सभी तरह के कैपिटल गेन के लिए तो फिर इक्विटी शेयर्स हो अनलिस्टेड लिस्टेड बॉन्ड्स एनसीडी जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उन सभी तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो आपको सरचार्ज पे करना होगा वो होगा सिर्फ 15%। दोस्तों सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टैक्स प्रपोजल इस यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है वो है टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट। ये एक नई टैक्स रिजिम है। करंटली अगर आप देखें तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अगर हम देखेंगे इन लिस्ट ऑफ 150 नेशंस तो इंडिया इज ऑन अ 14th रैंक। इंडिया 150 नेशंस में इंडिया का रैंक जो है क्रिप्टो करेंसी में वो 14th रैंक है।
दोस्तों इसके लिए वर्चुअल डिजिटल असेट, अभी वर्चुअल डिजिटल असेट में क्या कवर होता है, तो वर्चुअल डिजिटल का असेट गवर्नमेंट ने सेक्शन 247 में दोस्तों इसे डिफाइन किया है। वर्चुअल डिजिटल असेट का जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट ने इसे इंक्लूसिव मतलब ओपन एंडेड रखा है, मतलब क्रिप्टो करेंसीज या आने वाले जो क्रिप्टो करेंसीज रहेंगे, जो फ्यूचर में भी जो भी क्रिप्टो करेंसीज आएंगे जैसे कि बिटकॉइन है, ईथर है, डॉजकॉइन है, ये क्रिप्टो करेंसीज दोस्तों ये डेफिनेशन में कवर होंगे। और इस क्रिप्टो करेंसी से आपको जो भी इनकम होगा, जो भी आपका गेन रहेगा, दैट गेन विल बी स्ट्रेट अवे टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी एक्सपेंसेस का डिडक्शन गेन से नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट आपका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। तो मानो आपका गेन होता है 1 लाख रुपया, अगर आपने जब भी बिटकॉइन लिया है, अगर आप बिटकॉइन सिर्फ 50,000 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और अगर आपने उसमें कुछ ब्रोकरेज या अदर एक्सपेंसेस किए हैं, सपोज वो 5,000 रुपीज़ है, तो जो दोस्तों आपको डिडक्शन मिलेगा वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब 50,000 का ही मिलेगा। 5,000 का आपको कॉस्ट ऑफ 5,000 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको लॉस होता है ये क्रिप्टो करेंसीज में, तो उस लॉस को आप किसी भी आपके अदर इनकम के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी आपका लॉस होगा उस लॉस को आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सेकेंडली दोस्तों इसके ऊपर 1% का टीडीएस प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस किया है। जब आप कोई भी क्रिप्टो करेंसीज आप बेचेंगे तो जो भी एक्सचेंजेस रहेंगे, तो एक्सचेंजेस आपको जब इसका सेल्स प्रोसीड पे आउट करेंगे तो उसके ऊपर आपका 1% टीडीएस वो काट लेंगे। सो दैट 1% टीडीएस काटने से गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है कि जब भी कोई एंटिटी आपका टीडीएस काटती है तो वो आपका जो भी सेल्स प्रोसीड जो आपका गेन है वो इनकम टैक्स को टीडीएस रिटर्न के थ्रू उसे रिपोर्ट करती है। सो आपके जो भी क्रिप्टो करेंसीज के जो ट्रांजैक्शन रहेंगे उसका सब लिस्टिंग या उसका सब डिटेल्स इनकम टैक्स के पास होगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टैक्स प्रपोजल था ये यूनियन बजट में। नेक्स्ट टैक्स प्रपोजल है बोनस ट्रिपिंग। सो दोस्तों ये बोनस ट्रिपिंग होता क्या है, तो बोनस ट्रिपिंग मतलब अगर आप कोई भी सिक्योरिटी, मतलब बोनस ट्रिपिंग में अब तक जो इंक्लूड आ रहे थे वो थे सिर्फ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर कोई भी यूनिट्स आप 3 मंथ्स बिफोर द रिकॉर्ड डेट, मतलब अगर आपको पता है कि इस डेट पे अगर आपको बोनस मिलने वाला है, तो उस रिकॉर्ड डेट के पहले 3 मंथ्स अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स या कोई भी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स परचेस करते हो, रिकॉर्ड डेट के बाद अगर आप विद इन 9 मंथ उसे आप बेच देते हो और सपोज ये ट्रांजैक्शन पे आपको लॉस होता है, तो उस लॉस का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये लॉस आपका कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के लिए इग्नोर किया जाएगा, और वो जो लॉस है जो आपको एडिशनल यूनिट्स मिलेंगे वो लॉस उस एडिशनल यूनिट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। सो ये था दोस्तों बोनस ट्रिपिंग का प्रोविजन। अभी ये बोनस ट्रिपिंग के प्रोविजन में टिल लास्ट ईयर सिर्फ इंक्लूड हो रहे थे यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अभी फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड गवर्नमेंट ने इसे सिक्योरिटीज़ मतलब जो शेयर्स हैं वो शेयर्स भी अभी इसमें इंक्लूड कर दिए। इसकी वजह से दोस्तों अगर आप बोनस ट्रिपिंग अभी करते हो, मतलब अगर आपको पता है किसी कंपनी का बोनस इशू आने वाला है, तो उस रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आप परचेस करते हो कोई भी शेयर्स और विद इन 9 मंथ फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट अगर आप शेयर्स बेच देते हो और उस ट्रांजेक्शन पे सपोज आपको लॉस होता है, तो लॉस आपका इग्नोर किया जाएगा फॉर टैक्स कंप्यूटेशन पर्पज, और वो जो लॉस होगा जो आपको एडिशनल शेयर्स मिलेंगे उसका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दोस्तों ये तो बोनस टैक्स का बोनस ट्रिपिंग का प्रोविजन। उसके अलावा जो टैक्स प्रपोजल एक जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो है एनपीएस डिडक्शन ऑफ 14% ऑफ सैलरी। सो ये टिल लास्ट ईयर था 10%, सो गवर्नमेंट ने अभी ये बढ़ा के 14% इन लाइन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो मिलता है वो 14% मिलता है। तो इन लाइन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी अभी 14% का एनपीएस डिडक्शन अभी दिया गया है। सो ये थे दोस्तों पर्सनल टैक्स के कुछ प्रपोजल्स। अभी देखते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स के प्रपोजल्स। कॉर्पोरेट टैक्स में जो फर्स्ट चेंज है वो है लिटिगेशन मैनेजमेंट। दोस्तों ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रपोजल है जो ये बजट में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। इनकम टैक्स कैन नॉट प्रोसीड फॉर फाइलिंग ऑफ एन अपील इफ आइडेंटिकल इशू इज पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब दोस्तों ये है कोई भी अगर इशू आइडेंटिकल इशू ऑलरेडी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है,
तो डिपार्टमेंट सेम इशू पे दोबारा अपील प्रोसीड नहीं कर सकता अनलेस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो पहला वाला आइडेंटिकल इशू है उसे एडजुडिकेट या उसे डिसाइड नहीं करता। सेकेंड जो अमेंडमेंट है वो है एजुकेशन सेज इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। दोस्तों ये एक क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है। इनकम टैक्स में आप जो इनकम टैक्स पे करते हो ऑन योर बिजनेस प्रॉफिट, तो वो इनकम टैक्स का आपको अंडर इनकम टैक्स में डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो जो टैक्स का जो डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 37 उसमें सेस ये वर्ड इंक्लूड नहीं था। इसके लिए काफ़ी सारे जो असेसिस थे उन्होंने सेस का डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स क्लेम किया था। इन वन ऑफ द केस लॉज बॉम्बे हाई कोर्ट, द केस लॉज वॉज सेसा गोवा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये अलाउ किया था कि सेस इज नॉट अ टैक्स एंड हेंस इट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। फॉलोड बाय दिस केस लॉज जो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट असेसिस थे उन्होंने क्या किया था, जो अपने ऑलरेडी जो उन्होंने रिटर्न फाइल किए थे उसे सबको ने रिवाइज कर दिया और जो सेस उन्होंने इनकम टैक्स पे जो पे किया था मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उस सेस का उन्होंने डिडक्शन क्लेम किया था। सो अभी इस जो कंट्रोवर्सी को ओवरटर्न करने के लिए गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट अभी दिया है कि एजुकेशन सेस पेड ऑन इनकम टैक्स, लाइक अभी जब भी आप इनकम टैक्स पे करते हो जो एक बेसिक रेट होता है उसके ऊपर आप सरचार्ज पे करते हो, उसके ऊपर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करते हो, दैट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दैट यू पे इट इज ऑल्सो अ टैक्स ऑन प्रॉफिट। तो इसके वजह से दोस्तों आपको सेस का बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट नहीं मिलेगा। जो थर्ड अमेंडमेंट है ये विड्रॉवल ऑफ सेक्शन 115 BBD। अगर जो भी कॉरपोरेट असेसी है इंडियन कॉरपोरेट असेसी, अगर उनका कुछ फॉरेन सब्सिडरी है फॉरेन कंट्रीज में, तो उससे जो भी उनको डिविडेंड मिलेगा सो उस डिविडेंड पे जो इंडिया में उनको टैक्स पे करना पड़ेगा वो है 15%। दोस्तों ये जो कंसेशनल टैक्स रेट था 15% वो गवर्नमेंट ने अभी विड्रॉ कर दिया है। अभी अगर उन्हें डिविडेंड मिलता है उनके फॉरेन सब्सिडरी से तो वो टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 20, जो भी उनका नॉर्मल टैक्स रेट है अगर 25.17 रहेगा या 34.94, जो भी टैक्स रेट से वो नॉर्मल प्रॉफिट पे टैक्स पे कर रहे उसी टैक्स रेट से उन्हें उस डिविडेंड पे भी टैक्स पे करना होगा। जो फोर्थ अमेंडमेंट वो है वो स्पेसिफाइड पर्सन की जो डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA में, वो डेफिनेशन अंडर स्पेसिफाइड पर्सन की उन्होंने चेंज कर दी। तो दोस्तों स्पेसिफाइड पर्सन मतलब होता क्या है, जो भी कॉर्पोरेट असेसीज है या जोन असेसी जिन्हें टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है, वो लोग जब भी किसी को पेमेंट करते हैं वेंडर पेमेंट पे, तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर वेंडर पेमेंट जाते हैं तो उन्हें काफ़ी सारे सेक्शन है जैसे 194C 194J 194I प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्टर रेंट, तो ये सेक्शन के हिसाब से उन्हें सामने वाले जो वेंडर है उनका TDS काटना होता है। तो एक अमेंडमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 2021 ऐसे आया था कि जो वेंडर है उन्होंने अगर 2 साल के रिटर्न अपने फाइल नहीं किए, इनकम टैक्स के रिटर्न अगर उन्होंने 2 साल के फाइल नहीं किए, तो उनको जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो जो रेगुलर रेट है उसका डबल रेट उनको एप्लीकेबल होगा। सो जो अभी 2 इयर्स का जो कंडीशन था वो गवर्नमेंट ने रिलैक्स करके अब कर दिया 1 ईयर का कंडीशन। अगर आपका वेंडर सपोज प्रीवियस ईयर अगर उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो उनको जो उनका जो आपको TDS काटना होगा वो TDS आपको जो भी उनको नॉर्मल रेट एप्लीकेबल है उसका ट्वाइस द रेट आपको TDS काटना होगा। फिफ्थ जो अमेंडमेंट है वो TDS ऑन बेनिफिट एंड परक्विजिट। अगर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या अगर आप कॉर्पोरेट असेसिस है, तो आप अगर किसी को बेनिफिट या कोई परक्विजिट देते हो, अगर उस परक्विजिट या बेनिफिट का वैल्यू 20,000 से ऊपर है तो आपको उसका 10% TDS अभी ये काटना होगा। ये एक नया प्रोविजन है जो अभी इनकम टैक्स में विथ इफेक्ट फ्रॉम 22-23 इंट्रोड्यूस होगा। उसके अलावा दोस्तों सिक्स्थ अमेंडमेंट यह है क्लैरिफिकेशन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 37। सो अंडर सेक्शन 37 में ओनली बिजनेस एक्सपेंसेस आर अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो उसमें दोस्तों एक ये अमेंडमेंट है कि एनी एक्सपेंस विच इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप कुछ फाइन या पेनल्टीज पे करते हो या कोई ऑफेंस है किसी लॉ में और उसकी वजह से वो एक्सपेंसेस कोई किसी भी लॉ में प्रोहिबिटेड है या अलाउड नहीं है, तो सेम एक्सपेंसेस आप अंडर इनकम टैक्स एक्ट क्लेम नहीं कर सकते। सेवेंथ ये है दोस्तों कि स्टार्टअप में एक अमेंडमेंट हुई है कि जो सनसेट डेट थी स्टार्टअप को गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए अंडर इनकम टैक्स एक्ट उन्हें एक कंसेशन दिया हुआ है कि स्टार्टअप अगर 31 मार्च 2022 से पहले अगर चालू करते हैं तो उनका जो इनिशियल 3 इयर्स आउट ऑफ 10 इयर्स का जो उनका प्रॉफिट रहेगा उस प्रॉफिट पे उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये जो 31 मार्च 2022 की जो डेट थी उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने अभी 31 मार्च 2023 कर दी गई है।
जो 8th अमेंडमेंट है वो है अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 15 BAB। गवर्नमेंट ने इन 2019 में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो नए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है उन्हें 15% का कंसेशनल टैक्स रेट रिजिम अलाउड किया था। बस उसका एक कंडीशन था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है उसका मैन्युफैक्चरिंग मार्च 31 2023 के पहले शुरू होना चाहिए। अभी ये जो मार्च 31 2023 की जो लास्ट डेट थी जिसे बोलते हैं सनसेट डेट, उसे बढ़ाकर गवर्नमेंट ने मार्च 31 2024 अभी कर दिया है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अमेंडमेंट है सरचार्ज ऑन एओपी रिड्यूस टू 15% इफ ऑल मेंबर्स आर कंपनीज। जो एओपी होते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन में अगर ऑल मेंबर्स कंपनीज है तो उनको जो सरचार्ज एप्लीकेबल होता है वो अभी 15% पे कैप किया गया है। इसके पहले उनका जो सरचार्ज था वो ग्रेडेड मैनर में जो हाईएस्ट सरचार्ज उन्हें पे करना पड़ता था वो होता था 37%, तो अभी इसे 15% पे कैप कर दिया है। 10th अमेंडमेंट ये है कि नो सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट अनडिस्क्लोज इनकम अलाउड। अगर कोई आपका कैरिड फॉरवर्ड लॉस है और कुछ इनकम आपने इनकम टैक्स को डिस्क्लोज नहीं किया है तो इनकम टैक्स की स्क्रूटिनी सर्च या सीजर में इनकम टैक्स कोई आपका इनकम आइडेंटिफाई करती है जो कि अनडिस्क्लोज इनकम होगा। उस अनडिस्क्लोज इनकम के सामने आपका जो भी कैरी फॉरवर्ड लॉस या उस ईयर का अगर कुछ लॉस होगा तो उसको आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट है टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी 1% टू बी डिडक्टेड ऑफ सम पेड और क्रेडिटेड और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करते हो जैसे कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, हाउस है, बिल्डिंग है, तो आपको जब आप पेमेंट करोगे जो सेलर है उसे, तभी आपको 1% ऑफ एक्चुअल सम पेड और जो भी उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रहेगी विच एवर इज जो वैल्यू हायर रहेगी उसके ऊपर आपको 1% टीडीएस काटना होगा। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने उनका जो सरचार्ज एप्लीकेबल रेट है जो कि अर्लियर 12% था वो अभी फॉर इनकम बिटवीन 1 CR टू 10 CR को 7% तक उन्होंने अभी रिड्यूस कर दिया है। तो दोस्तों ये थी अमेंडमेंट्स इन अ कॉर्पोरेट टैक्स। अब कवर करते हैं दोस्तों जीएसटी में क्या सारे चेंजेस हुए हैं। जीएसटी में फर्स्ट चेंज है कि जो टाइम लिमिट है फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ अ पर्टिकुलर इनवॉइस फॉर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर वो गवर्नमेंट ने 2 महीने से अब बढ़ा दी गई है। सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर 22 है और फाइनेंशियल ईयर 22 की इनवॉइस जो है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जो अर्लियर ड्यू डेट्स थी वो थी 30th सितंबर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30th सितंबर 2022 तक आप फाइनेंशियल ईयर 20 के इन्वॉइसेस का क्रेडिट ले सकते हैं। तो वो जो 38 सितंबर की जो ड्यू डेट थी वो अभी गवर्नमेंट ने 2 महीने से बढ़ा के नवंबर 30 कर दी गई है। उसके अलावा दोस्तों इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट फॉर एनी प्रीवियस ईयर, सो मार्च 22 के अगर कोई इन्वॉइसेस है उस इन्वॉइसेस के करेक्शन करने के लिए क्रेडिट नोट देने की जो ड्यू टाइमलाइन थी वो थी 30th सितंबर ऑफ फॉलोइंग ईयर जो कि 30th सितंबर 2022, वो भी अभी गवर्नमेंट ने 2 महीने से बढ़ा दी गई है। तो अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड क्रेडिट ऑफ एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर अगर आप लेना चाहते हो तो आपकी जो ड्यू डेट है वो होगी नवंबर 30 ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है बैलेंस इन सीजीएसटी लेजर। नाउ यू कैन ट्रांसफर टू सेम आईजीएसटी रजिस्ट्रेशन और आपके सेम पैन पे जो भी अदर रजिस्ट्रेशन होगा अदर स्टेट का तो उसके सीजीएसटी लेजर में आप क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन में अगर सीजीएसटी लेजर में अगर कुछ एक्सेस क्रेडिट पड़ा है तो उस क्रेडिट को मतलब आपका जो भी एक्सेस पेमेंट मतलब नॉट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपका एक्सेस पेमेंट अगर वो पड़ा है तो उसको आप सेम रजिस्ट्रेशन मतलब महाराष्ट्र के आईजीएसटी लेजर में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर नहीं तो आपका सेम पैन का अगर कोई अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो उस रजिस्ट्रेशन सपोजिंगली गुजरात में है तो आप उसे गुजरात के सीजीएसटी लेजर में ट्रांसफर कर सकते हो। 4 अमेंडमेंट है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 4th अमेंडमेंट ये है कि आईटीसी इज रेस्ट्रिक्टेड टू अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B। सो अंडर जीएसटी दो टाइप के रिटर्न फाइल करने होते हैं, एक होता है जीएसटीआर 1 और एक होता है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 आप तब फाइल करते हो जो भी आपका सेल्स है, जो सेल्स की इनवॉइस वाइज लिस्टिंग आप जीएसटीआर 1 में देते हैं, और जीएसटीआर 3B ये समरी रिटर्न है जो कि पेमेंट के लिए जिसका मेन पर्पज है पेमेंट करना।
तो GSTR 1 में नॉर्मली आपके जो वेंडर्स है वो आपके जो परचेस इन्वॉइसेस है वो उनके GSTR 1 में रिपोर्ट करते हैं। जब वो GSTR 1 में रिपोर्ट करते हैं वो इस इन्वॉइसेस आपके GSTR 2B एंड 2A में शोकेज होते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने ये कंडीशन लेके आए कि आपके पास जो भी पर्टिकुलर इन्वॉइस होगा उसका आप क्रेडिट तब तक नहीं ले सकते जब तक वो इन्वॉइस आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। फिफ्थ अमेंडमेंट है बायर टू रिवर्स द ITC इफ सेलर फेल्स टू पे टैक्स विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। अभी ये प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब करनी बाकी है। तो अगर आपके पास, अगर आप बायर हो और आपके पास जो भी परचेस इन्वॉइसेस रहेंगे उस परचेस इन्वॉइसेस का सपोज आपने क्रेडिट ले चुके हैं, बट अगर सेलर उस इन्वॉइसेस का टैक्स नहीं पे करता है विद इन डिफाइंड प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, तो दोस्तों आपको जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। अभी ये जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब करनी बाकी है। सिक्स्थ ये है कि इंटरेस्ट ऑन 18% ऑन रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ GST इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आप गलत GST का क्रेडिट लेते हो तो आपको उसके ऊपर 18% से इंटरेस्ट पे करना होगा। ये एक अमेंडमेंट है जो रिट्रोस्पेक्टिव 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव गवर्नमेंट में ये बजट के थ्रू की है। तो दोस्तों ये थे GST के प्रपोजल्स। तो हम इस वीडियो में हमने अभी कवर किए पर्सनल टैक्स के प्रपोजल, कॉर्पोरेट टैक्स एंड GST के प्रपोजल्स। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही तक था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों बेल आइकॉन को हिट करना ना भूले, सो दैट मेरे आने वाले जो वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियोस में। थैंक यू।